हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10 का एसएसटी का। देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक अधिकार हमारा क्या है, यानी लोकतंत्र हमारा किस चीज़ से बना हुआ है। लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी पावर शेयरिंग इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे। ठीक है, लोकतंत्र का ये पहला चैप्टर है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे उठता है पहला क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्या है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा दोस्तों, तो इसको समझेंगे। कुछ 10 से 15 मिनट का वीडियो ये बनेगा, इसमें आपको जैसा रिस्पांस दिखेगा वैसा हम वीडियो बना देंगे आगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी का मतलब पावर शेयरिंग, किस तरह से एक गवर्नमेंट में पावर का शेयरिंग होता है और कैसे वो गवर्नमेंट रन करती है, चलती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि सत्ता में जो साझेदार होते हैं वो किस किस लेवल पे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, अलग अलग उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिला हुआ है। जैसे रेलवे मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर हैं, मतलब अलग अलग तरह के उनको मंत्रालय यानी अलग अलग मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिले हुए हैं। तो इस तरह से उनके पास भी सत्ता का एक तरह से साझेदार बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि शेयरिंग है, पावर का शेयरिंग है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में सब कुछ नहीं होता, उनके हाथ में सिर्फ क्या है, उनके हाथ में मतलब समझ लीजिए कि पूरे देश का बागडोर है, लेकिन फिर भी उनके ही मंत्री के हाथ में बहुत सारे पावर हैं। जैसे कि रेलवे मिनिस्टर के पास रेलवे के पावर है, ठीक है, होम मिनिस्टर के पास होम मिनिस्टर जितने भी रिलेटेड पावर है उनके पास है। तो उसी को आज हम समझेंगे कि किस तरह से सत्ता की साझेदारी किसको कहा जाता है। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आगे आप मेरे साथ आइए, पढ़िए और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। देखिए, पहला लाइन आप पढ़ना शुरू कर दिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, आप पहले परिचय पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, हमने हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझ पाएंगे हिंदी को, थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोनों लोग। देखिए, इस अध्याय के मतलब इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखेंगे कि लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। क्लास 9 में भी आपने लोकतंत्र पढ़ा होगा, जो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि लोकतंत्र में जो है वो सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर, विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैं बता देता हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कि देखिए, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी। मतलब कहने का ये है कि किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव होता है वो हमारे लॉ को बनाता है, यानी कानून बनाता है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है। और न्यायपालिका जो है यानी जुडिशरी जो है इस बात का ध्यान रखती है, यानी कि कानून सही बना है या नहीं सही बना है। अगर वो लॉ सही नहीं बना है तो वो जुडिशरी उसको खारिज कर देती है, यानी उसको एब्सोल्यूट कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि तीनों के बीच पावर शेयरिंग होता है एक डेमोक्रेसी में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पावर शेयरिंग है इन तीनों के बीच। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ें। ठीक है, तो पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आप आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे देशों की बातें पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रोचक और मज़ेदार कहानियाँ होंगी, और आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी कि क्या क्या परेशानियाँ एक लोकतंत्र में आती हैं, और एक लोकतंत्र में किस तरह से लोग चुने जाते हैं, और कैसे लोगों का इलेक्शन होने के बाद लोग किस तरह से अपने जनता को लुभाते हैं। ठीक है, और जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह से विदेशियों में ऐसी चीज़ें होती रही हैं। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, यहाँ से पढ़िए, सुनो करिए। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो बेल्जियम जो है कि एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि आप अगर सोशल स्टडी आप पढ़ रहे होंगे तो आपने यूरोपियन कंट्री के बारे में जाना होगा कि देखिए, यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, आप जानते हैं
टोटल कितने अब कॉन्टिनेंट हो चुके हैं? टोटल 8 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं, पहले 7 थे, अब 8 हो चुके हैं, ठीक है। जीलैंडिया एक जो है नया जो है आपका बन चुका है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो टोटल 8 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं, तो अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से यूरोपियन कंट्री का यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्जियम का कैपिटल जो है वो है ब्रसेल्स, ठीक। तो बेल्जियम और श्रीलंका की 2 स्टोरीज़ हैं जो इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और ये दोनों इनमें बहुत सारी घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए दोनों जगहों पे डेमोक्रेसी होती है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लोग सत्ता के बंटवारे को लेकर के यानी पावर शेयरिंग के को लेकर के किस तरह से आपस में लड़ते रहते हैं, इस बात को हम समझेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं इसके, ठीक है। देखिए सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। देखिए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इन घटनाओं से यह समझने में बहुत कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। यानी सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के यानी पावर शेयरिंग के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बेल्जियम और श्रीलंका की बातें आपके लिए कही गई हैं, ठीक है। मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और उसका कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स है, ठीक है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। सोच लीजिए हरियाणा, जिसकी जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या करीब करीब आप सोच लीजिए कि 2 करोड़ के आसपास है। तो वो समझ लीजिए कि बेल्जियम उतना पूरा बहुत बड़ा देश है, जो कि यूरोप का एक बड़ा देश है, लेकिन हमारे सोच लीजिए आप कि हरियाणा इतना बड़ा एक स्टेट, इतना बड़ा देश है, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको। तो इस तरह से हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, यूरोप में अगर आप ध्यान दें तो ब्रसेल्स, अगर मैप में आप देखेंगे ब्रसेल्स यानी बेल्जियम को, तो इसकी जो बाउंड्री है वो नीदरलैंड से लगती है, ठीक है, आपका यूक्रेन से लगती है, ठीक है, और जर्मनी से लगती है। यानी जो इसकी बाउंड्री है वो 3 देशों से लगती है बेल्जियम की, ठीक है, नीदरलैंड से, यूक्रेन से और जर्मनी से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा का जो टोटल आबादी है वो कितना है? करीबन 2 करोड़ है उस वक्त के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से। यहाँ जो है करोड़ जो है 1 करोड़ आबादी है बेल्जियम की, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश के कुल आबादी का 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, ठीक है। शेष 40% यानी 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ये दोनों जगह का नाम है, और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। यानी आप देखिए 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। यानी आपको समझने वाली बात है कि फ्रेंच बोलने वाले कुछ लोग रहते हैं बेल्जियम में, कुछ लोग डच बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए शेष 1% लोग जब जर्मन बोलते हैं, राजधानी ब्रसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो आपको समझना है कि अधिकतर जो लोग रहते हैं बेल्जियम में वो कौन से हैं? वो आपके कौन से हैं? वो लोग हैं डच। देखिए जो फ्रेंच लोग हैं, यानी फ्रेंच लोग यानी फ्रांस, आप समझिएगा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस वक्त कोई देश नहीं बटा हुआ था, राष्ट्र बटा नहीं हुआ था, ठीक है, अलग अलग देश नहीं बने थे। तो जब बेल्जियम बना तो वहाँ पे अधिकतर जो लोग थे वो डच के आके बस गए थे, और कुछ ही लोग थे जो फ्रेंच वाले आकर वहाँ बसे हुए थे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स में तो 80% फ्रांस के लोग रहते हैं। और आपको ये समझने वाली बात होगी कि ब्रसेल्स में 80% लोग यानी 80% लोग फ्रांस के रहते थे, जबकि पूरे टोटल अगर बेल्जियम में आप ध्यान दें तो फ्रांस की आबादी कम थी, ठीक है, लेकिन उसके कैपिटल में उसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी फ्रांस के लोगों की। और सिर्फ उसके उल्टा डच जो लोग थे कैपिटल में ब्रसेल्स, मतलब कैपिटल ब्रुसेल्स जो कैपिटल है यहाँ लिखा हुआ, उसमें डच लोग कम थे, जबकि पूरे देश में जो डच लोग थे वो सबसे अधिक थे, लेकिन वहाँ उनकी कैपिटल में उनकी जनसंख्या कम थी, ठीक है। अब आगे आइए पढ़िए। देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अल्पसंख्यक जो थे, अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी में जो लोग थे कौन थे? वही हमने बताया अभी कि जो वहाँ पे फ्रेंच भाषा वाले बोलने वाले लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो कम संख्या में थे।
लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। प्रॉस्पेरस यानी बहुत धनी थे, मतलब कहने का ये है कि बहुत अमीर हुआ करते थे, ठीक है, कम थे लेकिन बहुत धनी थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। जो डच भाषी थे वो बहुत ज़्यादा थे जनसंख्या में, लेकिन वो कैपिटल में ज़्यादा जनसंख्या में नहीं थे, लेकिन पूरे बेल्जियम में ज़्यादा जनसंख्या में थे। उसके बावजूद क्या था कि उनको कुछ अधिकार नहीं मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे, ठीक है। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। देखिए तनाव बढ़ने लगा क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, इसलिए जो है इन लोगों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे इस बात को सोचकर डच वाले लोग सोचते थे कि हमारी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी बेल्जियम में हम अच्छे अमीर नहीं हैं, हम अच्छे से नहीं अपना जीवन बिता रहे हैं, जबकि बेल्जियम में फ्रांस की जनसंख्या कम होने के बाद भी, यानी फ्रांसीसियों की जनसंख्या जो है, यानी पॉपुलेशन जो है वो कम है, उसके बावजूद वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं और बहुत अमीर हैं, वो मतलब प्रॉस्पिरस हैं, ठीक है। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। ब्रसेल्स का मतलब जो उसकी राजधानी है, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में कई बार आया है। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अधिक थे, हमने अभी बताया आपको, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में, यानी जो प्रॉस्पेरिटी के मामले में, यानी अमीरी के मामले में वो बहुत कमज़ोर और अल्पमत में थे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अगर फ्रांसीसियों से उनकी तुलना की जाएगी, जो बेल्जियम में रहने वाले फ्रांसीसी थे, उनसे उसकी तुलना की जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। तो आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। देखिए द्वीपीय देश किसे कहते हैं? द्वीपीय देश उसे कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, ठीक है। आप श्रीलंका देखेंगे तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे देश को क्या कहेंगे हम? ऐसे देश को कहेंगे द्वीपीय देश, ठीक है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं आपके लिए एक मैप ड्रॉ करूं इंडिया के निचले वाले हिस्से के साउथ वाले, तो देखिए इस तरह से इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह से श्रीलंका बना हुआ है और यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट अगर मैं बना दूँ आपके लिए एक फिर से, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए आप तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ठीक साउथ में आपको श्रीलंका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो श्रीलंका जो है इंडिया के ठीक साउथ में है। तो वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के तट पर जो श्रीलंका बसा हुआ है वो कुछ ही किलोमीटर पे है। इसकी आबादी करीब करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था बेल्जियम जो थी उसकी जनसंख्या 1 करोड़ थी, वो हरियाणा की आधी थी, लेकिन जो श्रीलंका है वो एकदम सेम हरियाणा के जनसंख्या के बराबर है, 2 करोड़, ठीक। दक्षिण एशिया किसको कहते हैं? देखिए दक्षिण एशिया का मतलब होता है साउथ एशिया। साउथ एशिया किन देशों को कहते हैं? आपको मैं बता दूं कि देखिए एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो भी इंडिया कंट्री के साउथ में आते हैं, मतलब साउथ का मतलब दक्षिण में, जैसे कि श्रीलंका हो गया, इस तरह से इंडोनेशिया हो गया आपके, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इन सब कंट्री को जो है साउथ एशियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जाति समूह के लोग थे। मतलब कहने का जैसे इंडिया में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के जाति के लोग रहते हैं, उसी तरह में श्रीलंका में भी बहुत सारे जाति रहती थी, जिसमें 2 प्रमुख जातियां थीं। कौन कौन सी वो थीं? देखिए उसमें 2 प्रमुख जातियों में से एक सिंहली थी। कौन सी थी? सिंहली, ठीक है। और दूसरी जो जाति थी वो थी तमिल, जो तमिलनाडु में भी बहुत सारे आपको मिलेंगे आज। तो इनके बीच क्या था आपको समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की आबादी में कई जाति समूह के लोग थे। सबसे प्रमुख समाज सिंहलियों का था और जिनकी आबादी कुल 74% थी। अगर हम कहें तो 100 लोग अगर होंगे श्रीलंका में तो 74 लोग आपको उसमें से कौन से मिलेंगे? सिंहली लोग मिलेंगे, इसको समझना होगा। फिर तमिलों का नंबर आता था, यानी तमिल जो थे वो आपके कम संख्या में थे और करीब करीब 18% थे, यानी 18% जो है श्रीलंका में तमिल लोग रहते थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि यही तमिल की वजह से एक आतंकवादी संगठन भी वहाँ बना था जिसको कहते थे LTTE, ठीक है। क्या कहते थे? LTTE, लिबरेशन तमिल ऑफ टाइगर इलम, ठीक है, लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम, इस तरह से कुछ नाम था इनका आतंकवादी संगठन का। और बता दें, बहुत रोचक बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात कि लिट्टे इसको कहा जाता था और इसी ने हमारे बहुत ही यंगेस्ट प्रधानमंत्री, जो इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे जिनका नाम राजीव गांधी था,
उनकी हत्या करने में इसी संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी इसी संगठन ने हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी तमिलनाडु के पेरम्बदूर नामक जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जिनकी आबादी कुल कितनी थी, 18% थी। तमिलों में 2 समूह थे, श्रीलंकाई मूल के लोग थे, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है देखिए कि तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक काल शासन काल में बागानों में काम करने वालों के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं और अधिकतर सिंहली भाषा के लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग का 7% है, मतलब रहने वाले, ठीक। और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएँ बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो को रोकेंगे और मैं इतना आपको पहले समझा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कुछ मैप में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किस तरह से बेल्जियम यहाँ पे दिया हुआ था कि बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ब्रसेल्स जो राजधानी थी वो क्या थी, बेल्जियम की राजधानी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग किसके रहते थे, फ्रेंच ज़्यादा लोग रहते थे, क्योंकि जो कैपिटल थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के रहते थे, फ्रेंच के लोग रहते थे। और वेलोन जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये रेड वाला पूरा आप कॉरिडोर देख रहे होंगे, इस वाले क्षेत्र में अधिकतर लोग जो रहते थे वो फ्रांस की भाषा बोलने वाले रहते थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग रहने वाले कौन से थे, डच वाले लोग थे, ठीक। और फ्लेमिश जो लोग रहते थे, यहाँ पे ये येलो वाला कलर आप देख रहे होंगे पूरा, यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले अधिकतर थे और डच रहते थे, ठीक है। अधिकतर डच भाषा बोलने वाले थे। डच रहते यहाँ भी लोग डच रहते थे, लेकिन फ्रेंच भाषा बोलते थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन यहाँ जो डच रहते थे वो डच रहते भी थे और डच भाषा भी बोलते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप जो थोड़ा सा डॉटेड देख रहे हैं रेड के अंदर, यहाँ पे जर्मनी से रिलेट होने की वजह से यहाँ पे लोग जर्मनी के जर्मन भाषा बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप मैप में समझ सकते हैं। चलिए यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।